Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो पहला ही टॉपिक है अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटिंग क्या है और हमारा रोल क्या है उसमें जाके हमें कहाँ परफॉर्म करना है। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन नेचर फाइनेंशियल नेचर अबाउट अकाउंटिंग एंटिटी। दिस इज नीडेड टू बी यूजफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब हमारा अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, हमने जो किसी मेरी अकाउंटिंग एंटिटी से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, पहले उसको कलेक्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि यूजर उसके बेस पे कुछ डिसीजन ले सके। अगर जैसे आप मान लो आप अड़ोस पड़ोस में अपने मोहल्ले पड़ोस में कोई दुकानदार से किसी पड़ोस के दुकानदार से उधार खरीदते हो, क्या वो आपके लिए प्रॉपर P&L बैलेंस शीट ऐसा कुछ बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्केल छोटा है, उनके स्टेटमेंट ऑफ यूजर के स्टेटमेंट के यूजर हैं बहुत कम है, लिमिटेड है, वो पब्लिकली यूज नहीं होने वाले। तो क्या कर रहा होगा, कहीं आपके एक कोने पे लिख देगा मिस्टर ए आज 12 तारीख को 1000 रुपये का सामान ले गए, फिर 13 तारीख को आए 800 रुपये दे गए, ये माइनस कर दिए 200 और 13 तारीख को फिर 600 का सामान और ले गए, अब 800 बैलेंस हो गया। ऐसे चल रहा होगा, कोई सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको या तो मुझे लेना देना है या मिस्टर ए को लेना देना है, तीसरा कोई आदमी इसके लिए रेलेवेंट नहीं है, किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। लेकिन क्या जो हम थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, किसी बिजनेस अकाउंट एंटिटी के बारे में सोचते हैं, क्या वो भी ऐसे अकाउंटिंग करके काम चला सकते हैं? नहीं। उन्हें क्या करना है, उन्हें एक प्रेजेंटेबल तरीके से बनाना है, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में बनाना है। और अब तो आप लोगों के लिए ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। नई मुसीबत खड़ी करने का मतलब क्या है, अभी तक क्या होता था, जो कंपनीज होती थी और LLP, उनको केवल एक फॉर्मेट था शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। इस शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करके बैलेंस शीट बनानी होती थी। बैलेंस शीट में देखो लाइन आइटम जो होती हैं, लाइन आइटम का मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वो वाली कहानी, उन्हें लाइन आइटम बोलते हैं आज की डेट में ना, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उनको हम लाइन आइटम बोलते हैं। तो जो लाइन आइटम है वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता है ना, लेकिन उसका फ्लो चेंज कर दिया उसका। जैसे आप अभी तक जब स्कूल में पढ़ के आ रहे हो तो आप ये वाली बैलेंस शीट पढ़ के आए हो, टी सेट बैलेंस शीट और टी सेप P&L पढ़ के आए हो। लेकिन अब जो शेड्यूल 3 में बनती है वो टी सेप बैलेंस शीट नहीं बनती है, टी सेप P&L नहीं बनता है, वहां पे बनता है वर्टिकल P&L ऐसे करके। ये पर्टिकुलर होता है, ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होती है, ये प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से, जिसको कि जो कि कंपनीज और LLP पे लगता था, और ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन था कि शेड्यूल 3 के हिसाब से आप बैलेंस शीट बनाओगे। केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी को ये काम करना पड़ता था। आप यहाँ पे लाइन आइटम लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल हो गई, इक्विटी हो गई, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ऐसे करके यहाँ लिखते हुए चले जाते थे और यहाँ पे उनके नंबर्स देते थे, करंट ईयर साथ साथ प्रीवियस ईयर भी, ताकि जो आपका इन्वेस्टर है, आपके साथ जो भी बिजनेस करने वाला है, आपको लोन देने वाला है, यानी कि इन समरी कि जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको आपके नंबर से फर्क पड़ता है, तो वो उसे आराम से समझ सके कि यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता था। ये केवल एप्लीकेबल था शेड्यूल 3 प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज के लिए और LLP के लिए, जिनके कंपनीज एक्ट को जो कंपनीज एक्ट गवर्न करता था जिनको। लेकिन 2022 में ICAI ने, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन गाइडेंस नोट इशू करा था और उसमें उन्होंने बोला था फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब होता है जो कंपनियां नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब है जो कंपनियां नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, AOP, ऐसे सब लोग, उनको भी अब इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी है। अब ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, लेकिन शेड्यूल 3 का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि शेड्यूल 3 किसने दिया था? कंपनी एक्ट ने दिया था। तो इन लोगों के ऊपर, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर शेड्यूल 3 नहीं लगता है। यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर
24-25 की बैलेंस शीट बनेगी। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर ये जो कोर्स है इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। वो इसी फॉर्मेट में बनेगी। बस इसका नाम शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन बनेगी इसी फॉर्मेट में। वर्टिकल बनेगी, कंपैरेटिव बनेगी। दोनों साल को आपको पिछले साल के भी देने हैं, करंट ईयर के देने हैं। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि इंडिविजुअल को गवर्न कौन करेगा, है ना? इसको तो कंपनीज एक्ट को, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, लिमिटेड कंपनीज को, LLP को तो कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। MCA अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपना अलग से गाइडलाइंस इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करता है, वो सब काम कर रहा है। तो इनके लिए कैसे पता लगेगा इनको गवर्निंग बॉडी कौन है? इनकी गवर्निंग बॉडी के नाम पे काम कौन कर रहा है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन वो सबको कंपलसरी नहीं कर पा रहा है। कंपलसरी किनको कर पा रहा है? जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट इसका मेंबर, ICAI का मेंबर कौन? एक चार्टर्ड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है और वो किसी इंडिविजुअल की यानी इनमें से किसी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करेगा, बैलेंस शीट को साइन करेगा, P&L को साइन करेगा और उसने ये T शेप वाली कर दी तो क्या होगा? उसके ऊपर ICAI रेगुलेटरी पेनल्टीज लगा देगा, है ना? ICAI का अपना बोर्ड है जो ये देखता है ना? इथिक्स कमेटी है उसकी अपनी। तो इथिक्स कमेटी जो देखती रहती है कि मेरे मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर उसको किसी ने क्या ऐसी बैलेंस शीट मिल गई किसी की कम, देखो सारी इंडिया की बैलेंस शीट तो ICAI का इथिक्स कमेटी वेरीफाई नहीं कर रही, लेकिन मान लीजिए ये ऑडिटर हैं, इन्होंने मेरे को पता है इन्होंने एक बैलेंस शीट ऐसे साइन करी है, हो सकता है मैं राइवलरी में इनको इथिक्स कमेटी को इनकी बैलेंस शीट कॉपी दे दूँ, भेज दूँ कि देखो यार आपके गाइडलाइंस को मान नहीं रहे। 2022 की गाइडलाइंस है, एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025-24 से थी। तो मैं अगर इनकी कंप्लेंट चली गई या बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, GST डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और वो कॉपी भेजी इंस्टीट्यूट को कि तुम्हारे मेंबर ऐसे काम कर रहे हैं, देख लो क्या करना है। ये गाइडेंस, हालांकि बैलेंस शीट को ऐसा बनाना, वर्टिकल शेप में बनाने की बैलेंस शीट की गाइडलाइंस इनकम टैक्स की नहीं है, GST की नहीं है। ये क्योंकि ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है कि आपको अब बैलेंस शीट इंडिविजुअल की भी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की भी ऐसे ही बनानी है जैसे कंपनी की बनती थी। बस कंपनी में उसका नाम फॉर्मेट अंडर शेड्यूल 3 था, इसका नाम कुछ नहीं है, इसका नाम गाइडेंस नोट के हिसाब से बन रही है बैलेंस शीट। तो अब जो आप 1 अप्रैल 2024 यानी कि पहली बैलेंस शीट जो बनेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जो मार्च 25 अभी भी खत्म हुआ है, जिन जिन की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगी उनकी ऐसे बनेगी। जिनकी ऑडिट नहीं हो रही वो अपनी मर्जी से ऐसे ही बनाएंगे, उनके ऊपर कोई गाइडेंस वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हो रही है अंडर सेक्शन 44A(b) वो तो ऐसे बना सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनकी बुक्स को, जिनकी बैलेंस शीट को CA साइन कर रहा है वो ऐसे ही साइन करेगा, है ना? अदरवाइज वो ऑडिट ही नहीं करेगा। अगर ऑडिट करा, साइन करा और ये हॉरिजॉन्टल वाली बैलेंस शीट साइन कर दी तो उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, उसे इंप्लीकेशन फेस करने पड़ सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अब कहने का मतलब यह है, पहले ये होता था कि अकाउंटेंट थोड़ा कम नॉलेज वाला भी हो तो काम चल जा रहा था, यानी और अकाउंटेंट का रोल अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया।
अकाउंटेंट की मार्केट में वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई इसकी वजह से। जितनी जितनी गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट गाइडेंस इशू करेगा उतने उतने प्रोफेशनल और स्किल्ड लोगों की जरूरत भी बढ़ जाएगी, भी ध्यान रख लेना, है ना। पहले कोई भी अकाउंटिंग लिख ले रहा था, लेकिन अब शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाना सबके बस की बात नहीं है, तो उसमें टेढ़ा लगेगा और आपको टेढ़ा काम होगा और प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, आपको स्किल अपनी डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो अब इंपॉर्टेंस अकाउंटेंट की और ज्यादा बढ़ गई है ना इसकी वजह से। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, इसकी किसी भी एक बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, वित्तीय ट्रांजैक्शंस को हम उनको समराइज करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि हम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकें जिसके बेस पे मैनेजमेंट या कंपनी डिसीजन लेगी। मेरी एक अकाउंटेंट की रिपोर्ट के ऊपर बहुत दारोमदार है ना, बहुत कुछ अटका हुआ है। मान लीजिए टर्नओवर थी 100 CR की, एंट्री करते हैं हम, गलती से एक जीरो गायब हो गया, 10 CR की रिपोर्ट हुई और चली गई मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट, एक आध तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये क्या हुआ, इतनी टर्नओवर कम हो गई, हमारी 100 करोड़ की उम्मीद थी 10 ही करोड़ रह गई। यानी कि अकाउंटेंट की रिपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ टिका है। अगर कुछ चीजें ऐसी हो गई जो कंपनसेटिंग एरर हो गई, आपने एरर पढ़ी है ना, कंपनसेटिंग एरर होती है, पता भी नहीं लगती एरर कहाँ हो गई एक्चुअल में, एक की एरर दूसरे की एरर से कंपनसेट हो जाती है। कंपनसेटिंग एरर जैसी कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कल को, है ना, क्योंकि वो प्राइमा फेसियल गलती मिलती भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, अगर मान लीजिए नंबर्स की गलती है, एक जगह 9 लिखा है, एक जगह 19 लिखा है या 90 लिखा है, अब तो हम सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते हैं, वो एंट्री नहीं होगी। आप एक जगह डेबिट में 9 लिखो और क्रेडिट में 90 लिखो, या क्रेडिट में डेबिट में 90 और क्रेडिट में 9 लिखो, एंट्री नहीं होगी। सॉफ्टवेयर में ये वाली गलती तो हो गई है, नंबर की एरर तो अब होती नहीं है, लेकिन अगर कोई और कंपनसेटिंग एरर हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए अकाउंटेंट का रोल आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस पहले ऐसा होता था कि रिपोर्टिंग करने में और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट होने में टाइम लगता था, अब वो समस्या नहीं है। मतलब वो समस्या क्या, वो फैसिलिटी नहीं है असल में, क्यों, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप जीएसटी की इंफॉर्मेशन जैसे ही, अब जैसे ई इनवॉइस कर दिया डिपार्टमेंट ने, जब जीएसटी 2017 में आया था उस टाइम उन्होंने बोला था जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उनको ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। ई इनवॉइस का मतलब होता है कि मैंने आज अगर एक बिल काटा, मान लीजिए मेरी टर्नओवर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मेरी टर्नओवर थी 600 करोड़ रुपए, तो अब 2017 के पहले दिन से मेरे पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया। तो जैसे ही मैं एक बिल बुक से बिल काट रहा हूं तो मुझे जीएसटी के पोर्टल में, ई इनवॉइस वाले पोर्टल में जाके अभी हाथ का तो इस बिल की डिटेल डाल के आनी है कि मैंने कार्तिक को यह बिल बेचा है, आज ही डालना पड़ेगा मुझे, अभी हाथ क्या थी, इससे पहले गुड्स को मूव कराऊं। जैसे ई इनवॉइस मैंडेटरी था 500 करोड़ के लिए, गवर्नमेंट ने उस लिमिट को लाते 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 5 करोड़ पे लाके छोड़ दिया है। अब अगर किसी की टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर सिंस द जीएसटी हैज इंसेप्टेड, जीएसटी आया था 2017 में, 2017 से लेके आज 2025 तक, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी व्यापारी की 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो चुकी है तो उसे ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। यानी कि अगर मैंने आज बिल काटा और मेरे पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो मेरे को जीएसटी के पोर्टल में वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यानी कि डिपार्टमेंट को आज ही पता लग गया मैंने क्या सेल करी है। पहले क्या होता था, ई इनवॉइस नहीं था, मैं पूरे महीने सेल की इनवॉइस काट रहा हूं और मंथ के बाद देख रहा हूं कौन कौन से इनवॉइस रास्ते में जाते हुए डिपार्टमेंट ने चेक करे। जो चेक कर लिए, जिनकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर है, उनको तो अब मैं कुछ छेड़ नहीं सकता हूं, लेकिन जो रास्ते में डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने नहीं चेक करे, चुपचाप मेरा माल निकल गया, हो सकता है कोई व्यापारी उन बिलों को कैंसिल करे और बोले भाई टैक्स तू आधा तू खा आधा मैं खाऊं, है ना। ब्लैक मार्केट बढ़ रही थी उससे। तो गवर्नमेंट को इतने एक्सचेकिंग इसीलिए लगाने पड़े, एक्सचेकर्स इसीलिए बीच बीच में लगाने पड़ रहे हैं कि रेवेन्यू की लीकेज हो रही है। गवर्नमेंट का पर्पज है रेवेन्यू की लीकेज को रोकना। अब उसमें कई बार क्या होता है, शरीफ आदमी भी मारा जाता है, वो एक अलग बात है, वो तो है, गेहूं के साथ घुन पिसी जाएगा। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट पर्कुलेट हो रही है, इतनी फास्ट जरिए से जनरेट हो रही है कि आपके पास अब टाइम नहीं है। आपको उसी गति से सीखना भी पड़ेगा, उसी गति से इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लाके प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठे रहो आराम से 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद सोचेंगे क्या करना है, वो टाइम नहीं है। आज तो इंफॉर्मेशन साथ के साथ डाटा, और सबसे बाद डाटा शेयरिंग है। सारे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जीएसटी से, जीएसटी टीडीएस से, टीडीएस वाले जीएसटी से, सारे लोग डिपार्टमेंट आपस में डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। अब पहले कई बार ऐसा भी होता था, जिन दिनों मैनुअल होता था, एक आदमी बैंक में बैलेंस शीट कुछ और दे रहा है और इनकम टैक्स में बैलेंस शीट कुछ और है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है दोनों। बैंक से उसे लोन चाहिए तो वहां बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत बड़े बड़े एसेट्स दिखा रहा है, और इनकम टैक्स में उसे पता टैक्स देना पड़ जाएगा, वहां प्रॉफिट कम है। ऐसे भी बहुत सारे केस आए हैं बाद में, क्योंकि वो मैनुअल जमाना था, आपस में शेयरिंग होती नहीं थी। तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से
आप लोगों के लिए आसानी भी है और थोड़ी सी मुसीबत भी है। आसानी यह है कि अब आपको कोई ऐसे बाईपास करने को बोलेगा नहीं। पहले क्या होता था, बिल बना दो, अब देखते रहो कौन से बिल कैंसिल करने हैं, कौन से उसके बदले में 100 रुपए के बिल के बदले में 10 रुपए का बिल बनाना है, 1 लाख वाले को 1000 बनाना है, वो समस्या भी तो है। तो वो पेन तो अब लगभग ना के बराबर है, वो पेन अब आपके जिंदगी में तो नहीं है, लेकिन कुछ और नए पेन आ गए। अकाउंटेंट की लाइफ आसान तो कभी नहीं है और इसीलिए मार्केट में वैल्यू भी है। अगर मान लीजिए कोई काम आसान हो गया फिर तो कोई भी कर लेगा ना। दामिनी फिल्म का डायलॉग सुना ना, जैसे सन्नी देओल कहता चड्ढा कुछ पतंग ऐसी तो बच्चे भी उतार जाते हैं, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर बच्चे भी वो काम कर ले फिर आपको कौन पूछेगा। तो इसलिए आपकी स्किल की आज की डेट में मार्केट में पहले भी वैल्यू थी, आज और ज्यादा हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम काम टेक्नोलॉजी पे बेस है और आपसे बच्चों से ज्यादा टेक्नोलॉजी आज की डेट में कौन जानता है ना। तो आपके लिए आसान काम है, रिपोर्टिंग आसान है, बस कंसंट्रेशन चाहिए, स्किल चाहिए, है ना। तो अकाउंटिंग में भी देखो, ये अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस को, वैसे तो AICPA है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, ये AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हाँ इंडिया में CA होते हैं जिसका बॉडी है ICAI, तो वहां पे AICPA है ना अमेरिका में। तो AICPA ने एक डेफिनेशन 1961 में दी थी, 1961 में फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी उसकी कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है ना। उसके बाद AICPA का एक बोर्ड था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। इसने क्या बोला, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transaction and communicating the result thereof to the person interested in such information। मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, पहले पढ़ाया पूरा मॉड्यूल, उसके बाद टेस्ट लिया, अब टेस्ट लेके मैं बैठा हूं, आपका रिजल्ट ही नहीं दे रहा हूं। तो आपको अपनी प्रोग्रेस का ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कितना आप चीज रिटेन कर पाए पता लगेगा? आपको नहीं पता लगेगा। यानी कि जो अकाउंटिंग में है, रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाइंग करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, किसके लिए? टू द पर्सन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, है ना। मैं मान लीजिए आपको पढ़ा के टेस्ट लेने लग जाऊं स्टॉक मार्केट वालों का, अकाउंटिंग का टेस्ट दे दो, क्या वो इंटरेस्टेड है इसमें? आप खुशी खुशी टेस्ट भी दोगे, हाँ यार हमने 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने क्लास नहीं, पता तो लगे हमें क्या करना है, हम कहां तक पहुंचे, हमारे क्या लैक है, तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं जाके किसी जो बच्चा आज तक कोर्स में ही नहीं बैठा उसका टेस्ट लेने जाऊं तो हो सकता है मेरा रिगार्ड करके माने मन से बैठ जाए या बोले हाँ ठीक है थोड़ा बहुत तो बड़ा तो सर दे लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो वैल्यू रहेगी जो इंपॉर्टेंस आपके लिए है। तो अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन भी करनी है, एनालाइज भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है, सारे स्टेप करने हैं। ये कब बता दिया? देखो 1970 में लोगों ने फोरकास्टिंग कर ली थी, उन्होंने तब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। आज तो एक कई गुना बढ़ चुकी है इसमें। 1961 में 1961 में जब AICPA ने डेफिनेशन दी थी उसने भी यही बोला था कि अकाउंटिंग में ये सारे काम है। तो जब इतने इंपॉर्टेंट रोल, इतने इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं, एक नंबर की वजह से, अभी जैसे मैंने आपको बोला 100 करोड़ का 10 करोड़ होने की वजह से सारी विचारधाराएं बदल जाएंगी लोगों की, यूजर की, है ना। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोड़ के चलेंगे, बैलेंस शीट में रख के जाएंगे, घर जा रहे हैं। यानी कि अकाउंटेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।